वो एक औरत एक टेक्नोलॉजी से भरे रूम में लेकर जाती है। कंफ्यूज लड़का उसका पीछा करता है और पहुंचता है एक ऐसे रूम में जहां डबल साइडेड विंडो होती है। लड़की फिर उस विंडो के दूसरी तरफ की सच्चाई दिखाती है। वहां ढेर सारी बिना कपड़ों वाली लड़कियां होती हैं जो सब रितो के साथ सोने को तैयार होती हैं। वो था हारम पैराडाइज। वेलकम टू द फ्यूचर। ये है साल 2040 एडी और दुनिया बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। अब सिर्फ वही लोग काम पर जाते हैं जिन्हें सच में काम करना होता है, वरना एआई ने लगभग हर चीज टेक ओवर कर ली है। रितो एक नॉर्मल लड़का है जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। उसका सपना है डॉक्टर बनना, लेकिन वो खुद एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। हां, वो कोल्ड स्लीप टेक्नोलॉजी यानी हाइबरनेशन की मदद से सरवाइव जरूर कर सकता है। जब तक उस बीमारी की दवा नहीं बनती, रितो को सोते रहना होगा, इंतजार करना होगा अपने इलाज का। अपने लास्ट डे पर रितो अपने बचपन की क्रश अरिसा से अपने फीलिंग्स का इजहार करता है, लेकिन यह इतना अचानक था कि अरिसा कुछ कह ही नहीं पाती और रितो को भी पता है कि वो उससे 5 साल तक वेट करने को नहीं कह सकता। रितो फिर अपने भाई रयू और छोटी बहन महिरू के साथ डॉक्टर के पास जाता है जहां वो कोल्ड स्लीप में डाला जाएगा। ये दोनों ही उसके आखिरी करीबी रिश्तेदार हैं। प्रोसीजर से पहले अरिसा वहां पहुंचती है तो हां, उसे भी रितो पसंद है। ये देखकर रितो उसे अपना लॉकेट दे देता है और फिर अपने फ्यूचर की ओर निकल पड़ता है। प्रोसीजर शुरू होता है। रितो को एक कंटेनर में रखा जाता है, उसमें लिक्विड भरने लगता है और धीरे धीरे उसके अपने सब लोग की आवाजें फीकी पड़ने लगती हैं। जाते जाते वो सुन पाता है कि अरिसा उससे कह रही है कि वो उसका इंतजार करेगी। फिर रितो की आंख खुलती है 5 साल बाद और उसके आसपास जितनी भी नर्सेज हैं सब लड़कियां हैं और सब कुछ ज्यादा ही शर्माई और एक्साइटेड लग रही हैं। उसके पास बैठी एक पर्पल बालों वाली लड़की मीरा बताती है कि अब साल 2045 चल रहा है। मीरा उसे एक डॉक्टर के पास ले जाती है जो उसके वाइटल्स चेक करती है। रितो पूछता है कि क्या वो अपने पर्सनल डॉक्टर को देख सकता है, लेकिन डॉक्टर बताती है कि उसका डॉक्टर अब जिंदा नहीं है। सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है और रितो कंफ्यूज होता जा रहा है। फिर उसे एक लिमो में बैठाकर ले जाया जाता है जहां मीरा उसे MK वायरस के बारे में बताती है, एक ऐसा वायरस जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक था। यह वायरस सिर्फ 3 दिन में हर इंसान को मार देता था। आज तक इसका कोई इलाज नहीं बना। इस वायरस ने आधी दुनिया की आबादी खा ली। मीरा विंडो का शेड उठाती है और दिखाती है कि जो कभी एक हाईटेक सोसाइटी थी वो अब कैसे बर्बाद हो चुकी है। रितो को लगता है कि ये कोई प्रैंक है, एक बुरा सपना। वो कार से कूद जाता है और खुद जाकर देखता है, लेकिन जो वो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। सड़क पर एक भी मर्द नहीं है, सिर्फ और सिर्फ औरतें हैं। दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी वो छोड़कर गया था। मीरा और उसके गार्ड्स जल्दी से रितो को घेर लेते हैं ताकि उसे औरतों की भीड़ से बचाया जा सके। एक पागल औरत रितो पर झपटती है, लेकिन टाइम पर उसे रोक दिया जाता है। मीरा समझाती है कि 4 साल पहले MK वायरस, जिसे मेल किलर वायरस भी कहते हैं, सामने आया और उसने लगभग सभी मर्दों को मार डाला। सिर्फ 5 मर्द बचे जिनमें रितो भी एक है, क्योंकि ये इम्यून थे। और अब इन 5 को हाइबरनेशन से जगाया गया है ताकि वे दुनिया को एक्सटिंक्शन से बचा सकें। रितो को लग रहा था कि यह सब किसी साई-फाई नॉवेल से निकली हुई कहानी है, लेकिन यह सब सच था, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। रितो अब एक हरम का हिस्सा है, लेकिन रितो साफ कह देता है कि वो सैकड़ों लड़कियों से बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आया है। उसका दिल अभी भी अरिसा के लिए धड़कता है। मीरा को रितो को मनाना है, इसलिए वो उसकी बहन महिरू को बुलवाती है। अब महिरू टीनेजर बन चुकी है और बताती है कि उनका बड़ा भाई रयू भी वायरस से इन्फेक्ट हो गया था और उसे फ्रीज करके रखा गया है। वो ये भी बताती है कि अरिसा, जो MK वायरस का इलाज ढूंढ रही थी, पिछले 3 साल से गायब है। ये सब सुनकर रितो टूट जाता है और वो अरिसा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर इतना आसान होता तो क्या बात थी। अरिसा सच में लापता है। उस रात मीरा रितो के कमरे में आती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। वो रितो से उसका बीज मांगती है, लेकिन रितो उसे रोक देता है और भेज देता है। लेकिन अब चीजें और ज्यादा सीरियस होने वाली हैं। अगले दिन मीरा रितो को उन लड़कियों की कैटलॉग दिखाने ले जाती है जिनसे वो बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन रितो उसे कहता है कि उसे 1 महीना से सच चाहिए, बस 1 महीना, ताकि वो अरिसा को ढूंढ सके। वो कहता है, अगर मैं किसी से रिश्ते में आऊंगा
तो वो सिर्फ अरिसा होगी और कोई नहीं। मीरा मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर। जब तक अरिसा नहीं मिलती, वो हर रात एक नई लड़की रितो के कमरे में भेजेगी ताकि वो उसे बहकाए। चाहे वो कुछ करे या ना करे, लड़कियां आती रहेंगी। उसी फैसिलिटी में एक और मर्द भी है, उसे नंबर 1 कहते हैं, लेकिन उसका असली नाम है क्योजी हिनो। वो भी MK वायरस के इम्यून मर्दों में से एक है और सबसे पहले उसे कोल्ड स्लीप से जगाया गया था। रितो से उलट क्योजी इस नए वर्ल्ड को पूरी तरह एंजॉय कर रहा है। वो हर दिन 10-10 लड़कियों के साथ सोता है, शायद उससे भी ज्यादा। उसे तो एक्ट्रेसेस तक से सोने का मौका मिल रहा है। बंदा लिटरली अपने सपनों की लाइफ जी रहा है। उधर रितो अपने कमरे में वापस लौटता है और शॉवर लेने चला जाता है, शायद ताकि अपना दिमाग शांत कर सके। लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त अकाने नाम की लड़की आ जाती है बिना कपड़ों के और शॉवर में घुस जाती है। कोशिश करती है उसे सिड्यूस करने की, जैसे मीरा ने वादा किया था। अकाने अच्छी कोशिश करती है, लेकिन रितो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता और फेल हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो अकाने उसके सोफे पर नशे में पड़ी होती है और उसके बेड पर एक और छोटी सी लड़की होती है, सुई और अकाने को अब रितो के साथ ही रहना है। अब हर रात नई लड़कियां नहीं आएंगी, बल्कि ये दोनों ही उसका साथ देंगी। एक उसकी बॉडीगार्ड है और एक उसकी नर्स। कौन क्या है ये अगले दिन पता चलेगा। अगले दिन रितो, मीरा, अकाने और सुई मिलकर अरिसा की पुरानी लैब को एक्सप्लोर करते हैं ताकि कुछ क्लू मिल सके कि वो कहां गई। रितो वहां से उसका सामान अपने कमरे में ले जाने देता है ताकि वो आराम से चीजें देख सके। जब टीम लैब में घूम रही होती है, एक शैडो में छुपी औरत एक भालू को लैब के अंदर छोड़ देती है। वो भालू सीधे ग्रुप पर हमला करने आता है। रितो झट से कूदकर उन सुइयों को बचाने की कोशिश करता है। तभी पता चलता है सुई असल में उसकी बॉडीगार्ड है और वो भालू को सिर्फ एक किक में मार गिराती है। अब ये तो सरप्राइज था, रोनाल्डो भी प्राउड होता। जब रितो को पता चलता है कि अरिसा MK वायरस का इलाज ढूंढ रही थी, वो ठान लेता है कि अब वो उसका अधूरा काम पूरा करेगा। वो न्यूज चैनल पर आकर सबको बताता है कि अब उसका मिशन है इलाज ढूंढना। ये एक बोल्ड मूव थी, क्योंकि अब वो एक दुर्लभ मर्द है और सबकी नजरों में है। उसी रात रितो को अरिसा के पुराने टेडी बियर में एक रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है। कितना कन्वीनियंट। उसमें अरिसा बताती है कि MK वायरस असल में एक मैन मेड बायोलॉजिकल वेपन मां। इतना बड़ा सीक्रेट जानकर भी रितो उसे किसी को नहीं बताता। उसे नहीं पता कि वो किस पर भरोसा कर सकता है, लेकिन वो मीरा को जरूर ये कहता है कि उसमें अरिसा जैसी फीलिंग्स हैं और वो माफी मांगता है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर रहा। मीरा कहती है कि इलाज पर काम करना ही सही फैसला है। दूसरी ओर एक महिलाओं की काउंसिल मीटिंग कर रही होती है। ये औरतें शेडी लगती हैं और लगता है जैसे इन्होंने ही पूरी दुनिया को ऐसे बना डाला है। ये काउंसिल रितो को एक खतरे के तौर पर देखती है और फैसला करती है कि अब एक और मर्द को जगाया जाएगा। अब हम फिर फ्लैशबैक में जाते हैं साल 2430 में। यहां कहानी मिलती है शोटा डोयतको से, एक शर्मीला हाई स्कूल लड़का जिसे स्कूल में सब बुली करते हैं। उसकी पसंद और नेचर बाकी लोगों से थोड़ी अलग है। उसे हर जगह टॉर्चर किया जाता है, खासकर टाकामात्सु और उसकी गर्लफ्रेंड अरिसा द्वारा, जो शोटा को सताकर मजा लेती है। शोटा के 2 ही सपोर्ट सिस्टम हैं, उसकी बहन मायू और उसकी म्यूजिक टीचर युजुकी हानियो। लेकिन फिर शोटा भी उसी बीमारी की चपेट में आ जाता है जो रितो को थी और 2040 में उसे भी कोल्ड स्लीप में डाल दिया जाता है। 5 साल बाद शोटा जागता है एक ऐसी दुनिया में जहां कोई मर्द नहीं बचा है। उसके पास एक औरत होती है, कारेन, जो उसे सब एक्सप्लेन करती है। वो बताती है MK वायरस ने क्या किया दुनिया के साथ। लेकिन शोटा सरप्राइजिंगली काम रहता है। कारेन बताती है कि वो अपनी पुरानी स्कूलिंग कंटिन्यू कर सकता है। पहले तो वो चौंकता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद उसके बुलीज अब मर चुके होंगे, तो वो स्कूल जाने का फैसला करता है। शोटा अब भी वैसा ही शर्मीला है जैसा पहले था, बस अब उसे कोई बुली नहीं करता और दुनिया में और कोई लड़का नहीं है। एक चीज जो सब बदल देती है, उसकी टीचर युजुकी अभी भी जिंदा है और कुछ ज्यादा ही खुश लग रही है उसे देखकर। इतनी खुश कि उसी रात वो उसके कमरे में आती है और खुद को उसे सौंप देती है। शोटा बिना हिचकिचाहट के उसे एक्सेप्ट करता है और दोनों साथ सोते हैं। अगले कुछ दिनों तक शोटा स्कूल जाता है और बाकी लड़कियों से मिलने जुलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल सिर्फ अपनी टीचर युजुकियो के लिए ही धड़कता है।
एक दिन जब शोटा नर्स रूम जाता है, वहां फिर युजुकी से मिलता है और हां, वो दोनों वहीं स्कूल में भी वो सब कर डालते हैं। दूसरी तरफ कारिन अपने सीनियर्स को रिपोर्ट देती है कि नंबर 3 यानी शोटा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो लोग उससे पूछते हैं कि स्कूल खोलने की जरूरत क्यों पड़ी। कारिन बताती है कि स्कूल के सभी लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आ चुके थे, इसलिए उन्हें लगता है कि शोटा ही दुनिया का आखिरी मर्द है। इससे शोटा को और ज्यादा मौके मिल रहे हैं। यह सब अब एक गेम बन चुका है, एक रेस, जहां औरतें देखना चाहती हैं कि किसका मर्द सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देता है। अब कुछ दिन बीत चुके हैं और शोटा इस दुनिया में पूरी तरह सेट हो चुका है। वो हर रोज युजुकी के साथ सोता है, लेकिन जब जिंदगी में अनगिनत चॉइस हो और आप एक ही इंसान से बंधे हों तो बोरियत आने लगती है। एक हफ्ते बाद कारिन शोटा को जबरदस्ती स्विमिंग क्लास ले जाती है। पहले तो शोटा टालने की कोशिश करता है क्योंकि वो हमेशा से एक नर्ड रहा है, लेकिन अब उसे बुलीज की टेंशन नहीं है तो वो मान जाता है। उस रात बिना किसी खास इंफॉर्मेशन के एक क्लासमेट नात्सु इचिजो, जो एक अमीर घर से है, को उसका टेम्परेरी रूममेट बना दिया जाता है। कारिन बताती है कि एसी में गड़बड़ी है इसलिए, लेकिन सबको पता है कि यह सिर्फ एक और तरीका है शोटा को बहकाने का। नात्सु बहुत ज्यादा रिच है, उसे तो अपने कपड़े तक बदलना नहीं आता। वो शोटा से हेल्प मांगती है। बेचारे शोटा के दिल में तो युजुकी है, लेकिन फिर भी वो हेल्प करता है। पूरा दिन नात्सु उसके साथ रहती है और फिर शोटा की दिमागी हालत गड़बड़ाने लगती है। युजुकी कुछ दिन से नहीं आ रही थी क्योंकि वो उस समय में थी और ये नई लड़की उसे हर वक्त बहकाने की कोशिश कर रही थी। शोटा का कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। वो युजुकी को कॉल करता है और पूछता है कि क्या उसे बुरा लग रहा है कि दूसरी लड़कियां भी उससे जुड़ना चाहती हैं। युजुकी कहती है, डोंट वरी, तुम सबके हो और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही सुनना था शोटा को। उस रात नात्सु शोटा के बेड में आ जाती है और कहती है कि उसे अकेले नींद नहीं आती। फिर वो कन्फेस करती है कि उसके पापा ने उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से फिक्स कर दी थी, लेकिन MK वायरस ने दोनों को मार दिया। एक बात से दूसरी बात निकली और दोनों साथ सो जाते हैं। जब युजुकी वापस आती है, शोटा कन्फेस करता है कि उसने इचिजो के साथ सोया, लेकिन युजुकी कहती है कि सब जानते हैं और तुम सबके हो। यह बात शोटा को अजीब लगती है। सच कहें तो सब कुछ अजीब लगने लगा था। हर कोई उसकी खुशामद करता था, उसके लिए सब कुछ करता था और कभी कोई बुरा नहीं होता था। कुछ तो गड़बड़ थी। शोटा कारिन से सवाल करता है, क्या यह सब एक एक्सपेरिमेंट है? क्या वो बस एक लैबरेट है? कारिन मुस्कुरा देती है जैसे उसे गर्व हो कि शोटा इतनी जल्दी सब समझ गया। वो उसे क्लास के सामने ले जाती है और कहती है कि उसने उसकी पुरानी स्कूल दोबारा खोली ताकि वो कंफर्टेबल हो और बच्चे पैदा करे। फैक्ट प्रूव करने के लिए वो सब लड़कियों से कहती है कि कपड़े उतारो और सब उतार देती हैं। उधर जापान की वही शेडी विमेन काउंसिल फैसला करती है कि नंबर 2 यानी शोटा अच्छे से काम नहीं कर रहा और मीरा को उसकी अटेंडेंट की पोजीशन से हटा दिया जाता है। अब रितो के पास इलाज बनाने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है। सिचुएशन दिन ब दिन और टेंस होती जा रही है। वो लैब में काम कर रहा है, लेकिन MK वायरस को तोड़ने में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो ऑफिस से बाहर आता है और टकरा जाता है एक लड़की से, मारिया कुरोडा, जो सिर्फ एक लैब कोट पहने भाग रही थी। वो दोनों अजीब तरह से एक दूसरे पर गिर जाते हैं और इस पूरे सीन को रिया कातागिरी देख लेती है, जो रितो की नई अटेंडेंट होती है। रिया बाकी लड़कियों से अलग काफी ज्यादा होस्टाइल है, जैसे उसे मर्दों से नफरत है। रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए रितो और उसकी टीम कैमेन सिटी जाती है, वो जगह जहां सबसे पहले वायरस उभरा था। वहां उसका प्लान होता है एक बुजुर्ग औरत तानिगुची वत से बात करने का, जो वायरस के पहले विक्टिम की विधवा थी। ट्रेन की यात्रा के दौरान रितो को पता चलता है कि मारिया, जो उससे बात करने में शर्माती है, असल में वायरस की बात आते ही एक्सपर्ट की तरह बोलने लगती है। वो एक वायरोलॉजिस्ट है और रितो उसे भरोसेमंद मानने लगता है। तानिगुची से बात करना आसान नहीं होता। वो खुलकर कुछ बताना नहीं चाहती और बाकियों पर भरोसा भी नहीं करती। जब वो कुछ नहीं बताती और टीम वापस जाने लगती है, तभी दिखता है कि तानिगुची असल में वह अरिसा के संपर्क में न है।
वो सोचती है कि अरिसा सामने क्यों नहीं आ रही, और अजीब बात यह है कि वो रितो और अरिसा को एक दूसरे जैसा मानती है। होटल में रितो नहा रहा होता है और तभी कुछ औरतें वहां आ जाती हैं। अब चूंकि मेल सोना जैसी कोई चीज रही नहीं, उसे सोना में छिपना पड़ता है। वहीं सोना में उसकी मुलाकात होती है एक अमेरिकन लड़की से, क्लोई, जो खुद को ट्रांसफर स्टूडेंट बताती है। वो रितो को बहकाती है और उसे किस करने के लिए मजबूर करती है। तभी बाकी औरतें अंदर आ जाती हैं और उन्हें गुस्सा आ जाता है। बाद में मीरा तानिगुची से बात करती है और बताती है कि रितो कितना ईमानदार है। वो सिर्फ इसलिए औरतों से नहीं मिल रहा क्योंकि वो अपने प्यार के लिए सच्चा है और बाकी मर्दों को बचाना चाहता है। ये बात तानिगुची को इंप्रेस करती है और वो अपनी बात बताने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी कोई उसका आईवी ट्यूब जहर से भर देता है। वो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाती है। होश खोने से पहले तानिगुची कहती है कि उसकी और उसके पति की एक तस्वीर रितो को दे दी जाए। तानिगुची से कुछ खास नहीं मिल पाता, तो रितो की टीम तय करती है कि अब उन्हें उस अबैंडन्ड हॉस्पिटल में जाना होगा जहां सबसे पहले MK वायरस के पेशेंट्स को रखा गया था। लेकिन वहां कुछ खास नहीं मिलता। साफ पता चलता है कि कोई पहले ही वहां से सबूत हटा चुका है। उधर में गौती क्यूजी को अब वही फीलिंग आने लगी है जो शोटा को हो चुकी थी, यानी बोरियत। उसे हर तरह की लड़कियां दी जा चुकी थीं, लेकिन अब वही सब बार बार करके वो थक चुका है। तो वो अपने अटेंडेंट्स के साथ बाहर निकलता है एक रैंडम लड़की को पिक करने, और जिस लड़की को वो पिक करता है वो होती है माहिरो। क्या चांस है। रितो की टीम को इलाज में ज्यादा सफलता नहीं मिलती, तो वो वापस लौटने का प्लान बनाते हैं। वापसी के दिन रितो नोटिस करता है कि जो फोटो तानिगुची ने दी थी उसका स्कैनर अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा है। वो फोटो स्कैन करता है और उसमें MK वायरस की अधूरी ब्लूप्रिंट्स होती हैं। किसी ने सच में ये वायरस बनाया था, और भले ही ब्लूप्रिंट्स अधूरी हों, लेकिन इनसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके इलाज ढूंढा जा सकता है। जैसे ही वो लोग वापस आते हैं, क्योजी की अटेंडेंट निनेको रितो और माहिरू को बताती है कि क्योजी ने माहिरू से मिलने की रिक्वेस्ट की है। भाई बहन दोनों इससे नाखुश होते हैं। रितो खुद जाकर क्योजी से बात करने जाता है और साफ कहता है कि यह सब नहीं चलेगा। वो कहता है मेरी बहन सिर्फ 16 साल की है, लेकिन क्योजी गिड़गिड़ाता है। वो कहता है कि उसे माहिरू से प्यार हो गया है। रितो जब उसे मना नहीं कर पाता तो एक लंच डेट सेट करने को तैयार हो जाता है। डेट होती है, लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं होता। माहिरू को कोई दिलचस्पी नहीं। उसी दिन जब रितो बात ले रहा होता है, अकाने बनाम मारिया अंदर आ जाती हैं बिना किसी शर्म के। वो देखती हैं कि रितो काफी अलग बिहेव कर रहा है, तो वो उसे समझाने आती हैं कि वो उसके साथ हैं। फिर वो एक बड़ा सीक्रेट बताती हैं। पिछले कुछ सालों में कई सारे वायरोलॉजिस्ट गायब हो चुके हैं या मारे जा चुके हैं। लगता है जैसे सरकार खुद उन्हें चुप करवा रही है ताकि इलाज ना ढूंढा जा सके। वो दोनों लड़कियां बात में इसलिए आई थीं ताकि उनकी बातचीत कोई रिकॉर्ड ना कर सके, समझदारी वाली बात, लेकिन बहुत ज्यादा डिमोनेटाइजेबल। अगले दिन रितो, मारिया, अकाने और सुई मिलकर शहर के रिफ्यूजी एरिया में एक बेस बनाते हैं। मारिया एक ऐसा नेटवर्क बनाती है जो सरकार की नजरों से दूर होता है ताकि वो MK वायरस की तह तक जा सकें। जैसे ही रिसर्च शुरू होती है, उन्हें पता चलता है कि ज्यादातर गायब हुए वायरोलॉजिस्ट कैमेन सिटी के उसी हॉस्पिटल में एडमिट थे। दूसरी तरफ शोटा की हालत अब बहुत ज्यादा अजीब हो चुकी है। वो अब कॉमन प्रॉपर्टी बन चुका है। अब लड़कियां आपस में हम लॉटरी निकालती हैं कि किसे उसका रूममेट बनना है। इस बार लॉटरी जीतती है रिका यानागी, लेकिन शोटा अब भी फ्रैंक लड़कियों से कंफर्टेबल नहीं है। वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, बस वहां से भाग जाता है अपने पुराने टीचर लॉन्ज में छुपने। वहां उसे एक और लड़की मिलती है जो बताती है कि मिडिल स्कूल में उसे भी बुली किया गया था। बस ये एक कॉमन पॉइंट शोटा को ट्रिगर कर देता है और दोनों वहीं साथ सो जाते हैं। शोटा अब भी अंदर से थोड़ा यूज हो रहा महसूस करता है और ये भी सोचता है कि उसे बेबी मेकिंग मशीन बना दिया गया है। वो युजुकी को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। सब कुछ होने के बावजूद शोटा अंदर से अकेला है। अगले दिन सेडक्शन फिर से चालू हो जाती है। अकीरा, जो कभी शोटा को वॉलीबॉल से मारा करती थी, अब उसे लॉकर रूम में लॉक कर देती है और उसे सेड्यूस करती है, वही पुरानी सॉरी के साथ, काफी गैर कानूनी तरीके से। शोटा धीरे धीरे अपना आपा खो रहा है। फिर कारेन एक नया सिस्टम शुरू करती है। हर दिन एक लड़की शोटा की नौकरानी बनेगी और उसकी पेमेंट शोटा का
किस। रिका को किस देने के बाद वो फिसल कर गिरता है, हाथ छिल जाता है और उसे नर्स के पास ले जाया जाता है। चोट का इलाज मिल जाने के बाद भी कारेन फिर 3 लड़कियों को उसके साथ भेज देती है, एचिजो, शुंका और अकीरा, ताकि वो एक साथ उसके साथ रहें। अब शोटा पूरी तरह से उस रैबिट होल में गिर चुका है। अगले कुछ दिनों में वो और भी ज्यादा सेक्सुअली अग्रेसिव हो जाता है। फिर एक दिन स्कूल में ट्रांसफर होती है। शियोनन होशिनो, वही लड़की जो शोटा को पहले बुली किया करती थी और मजे लेती थी, अब वो शोटा से मेट करना चाहती है। लेकिन शोटा उसे पूरी तरह इग्नोर करता है, जैसे उसने कभी उसकी तकलीफों को इग्नोर किया था। अब शोटा नाराज है, लेकिन कारेन बताती है कि शियोनन एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन MK वायरस की वजह से अब वो तभी रोल पा सकती है जब वो शोटा से मेट करे। वो किसी भी कीमत पर तैयार थी, लेकिन शोटा उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट करता है। उसे कहता है कि वो अपनी अंडरवियर में क्लास में आए और फिर उसके साथ सबसे अनकंफर्टेबल पोजीशन में रूफटॉप पर सोता है अपने बाकी साइड चिक्स के सामने। अब ये पूरी तरह से बल आर्क चालू हो चुका है। शोटा के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब हर दिन एक नई लड़की उसकी टाइम टेबल में होती है और अगर उसे कोई पसंद नहीं आती तो नई लाई जाती है। वो सच में दुनिया को अकेले ही रिपॉपुलेट कर सकता है, ऐसा लगने लगा है। लेकिन इस बीच कुछ लड़कियां जो हाल ही में ट्रांसफर हुई थीं, उनमें से एक बहुत सस्पिशियस होती है। वो शोटा को रिजेक्ट कर देती है, जो अब तक किसी ने नहीं किया था। और रात को वो लड़की अरिसा के साथ कांटेक्ट में दिखाई देती है। उनका प्लान होता है रितो को अगवा करना। उधर रितो और उसकी टीम फिर से अबैंडन्ड हॉस्पिटल जाते हैं अरिसा और MK वायरस की और जानकारी ढूंढने। वहां सुई गलती से एक दीवार तोड़ देती है और एक एयर डक्ट आया निकलता है। वो सब उसमें से निकलकर एक अंडरग्राउंड लैब में गिरते हैं, शायद वही जगह जहां वायरस बना था। लेकिन वहां कुछ औरतें मिलती हैं जो उन्हें मारने की कोशिश करती हैं। सौभाग्य से क्लोई यानी मिस मैंसफील्ड और उसकी टीम उन्हें बचा लेती है। क्लोई असल में UW की पीस कीपिंग एजेंट होती है। जैसे ही लैब में ब्लास्ट होता है, क्लोई उन्हें बाहर निकालती है। उसके असिस्टेंट मिस पोप, हाँ यही नाम है, जापानी UW काउंसिल को पकड़ती है और कहती है कि वायरस उन्हीं के ऑर्डर पर बनाया गया था। लेकिन सिर्फ लैब ही नहीं, उन जगहों पर भी ब्लास्ट होता है जहां मर्द रखे गए थे। स्कूल की वही अजीब लड़की रितो को अगवा करने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। लेकिन अरिसा की टीम नंबर 4 मर्द को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। शोटा जो ब्लास्ट में घायल हुआ था, एक हॉस्पिटल में होश में आता है और कारेन बताती है कि टेररिस्ट्स ने उसे किडनैप करने की कोशिश की थी। शोटा अब थक चुका है और पूछता है कि कारेन उसके साथ क्यों नहीं सोती। कारेन कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तैयार हूं, लेकिन बदले में तुम मेरी मदद करो दुनिया पर राज करने के लिए। बहुत ही कैजुअल मांग। शोटा मान जाता है। क्लोई की टीम अब जापान टेक ओवर कर लेती है और क्योजी को मीटिंग बंद करने को कहती है जब तक टेररिस्ट्स से निपटा नहीं जाता। क्योजी गुस्सा होता है, लेकिन फिर करता क्या? अरिसा और उसकी ऑर्गेनाइजेशन इजानामी वर्ल्ड वाइड टेलीविजन हैक कर लेते हैं। वो कहते हैं कि वो टेररिस्ट्स नहीं, बल्कि UW के खिलाफ रिबेल्स हैं। उनका दावा है कि दुनिया के लीडर्स ने ही MK वायरस को बनाया था ताकि मर्दों को खत्म कर दिया जाए और सिर्फ औरतों की दुनिया बनाई जा सके। UW लीडर्स अब ऐसे इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें मर्द की जरूरत ना हो, और जैसे ही वो काम पूरा होता, सारे मर्द मार दिए जाएंगे। इसलिए इजानामी चाहती है कि जो मर्द बचाए गए हैं उन्हें उनके हवाले कर दिया जाए। ये सब देखकर रितो की टीम तय करती है कि क्लोई पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो सब भागने की प्लानिंग माना करते हैं। लेकिन जब वो रितो का सामान लेने जाते हैं तो वहां शोटा और कारेना होते हैं, और शोटा बिल्कुल अलग दिखता है, जैसे उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली हो। एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि कारेन ने शोटा को थोड़ा बड़ा बना दिया है और अब उसे चश्मे की जरूरत नहीं, यानी कार्डाशियन मेकओवर। इधर रितो आसम मीरा से मिलता है और उसे साथ चलने को कहता है, लेकिन मीरा एक डील रखती है, अगर तुम मुझसे मेट करो तभी मैं चलूंगी। रितो मना कर देता है। अचानक मिस पोपो उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। असल में उसका प्लान ही यही था, रितो को जापान वापस लाना। वो कहती है
कि अब उन्हें अमेरिका ले जाया जाएगा, लेकिन रिया और मारिया उसे नॉकआउट कर देती हैं और सब भाग जाते हैं माहिरो के रिफ्यूजी फ्रेंड सियाब के पास। यूडब्ल्यू हेडक्वार्टर में शोटा और कारिन अब क्लोई से डील करते हैं कि शोटा मेट करता रहेगा और कारिन को जापान की रूलर्स बना दिया जाए। उधर रितो और उसका ग्रुप इज़ानामी इन्फो के शिप पर चढ़कर ताइवान की ओर रवाना होता है और वहीं रितो और अरिसा का रीयूनियन होता है। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना। अगर तुम्हें लगा कि ये सिर्फ एक हरे मैनी में था तो शायद तुमने इसकी गहराई को महसूस नहीं किया। MK वायरस की दुनिया, रितो का दर्द और शोटा की गिरती इंसानियत, ये सब सिर्फ तब समझ आता है जब कोई तुम्हें दिल से समझाए। और अगर हमारी आवाज ने वो एहसास तुम तक पहुंचाया तो बस इतना कहना चाहेंगे कि रुक्स, पर तुम सिर्फ एनीमे नहीं देखते, तुम उसे जीते हो। तो अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, लाइक जरूर कर देना ताकि हम जान सकें कि हमारी मेहनत रंग लाई। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार जब हम किसी एनीमे की परतें खोलें तुम वो पहला इंसान हो जो उसे समझे। और हां, हमारी आवाज और स्टाइल को कितना पसंद आया कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम हर बार और बेहतर बन सकें सिर्फ तुम्हारे लिए। किरुक्स, जहां एनीमे सिर्फ समझाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। जल्द मिलते हैं एक नए एनीमे की गहराइयों में।